हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट रीड। 21वीं सदी की इस तेजी से दौड़ती हुई दुनिया में अगर एक सवाल हर किसी के दिमाग में है तो वो है हाउ टू कंट्रोल टाइम। इस सरल से प्रश्न का एक बहुत ही सरल सा उत्तर भी है। टाइम को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम हर उस चीज को जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रही है करना बंद कर दें और हर उस चीज में अपना समय डालें जो हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करती है, तो हम समय को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टीवी के सामने घंटों बैठकर सीरियल देखने को एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं कह सकते, वहीं हर रोज कुछ समय फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर हम अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर पूरी तरह से फोकस करके उसे पूरा करते हैं और इसे एक आदत बना लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम एक महीने की टास्क लिस्ट तैयार करते हैं तो उस महीने होने वाले सभी टास्क में से उस मोमेंट का सबसे जरूरी टास्क उठाकर उस पर काम शुरू करना हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। अक्सर ऐसे टास्क काफी कठिन होते हैं जिन्हें आमतौर पर हम आगे के लिए टाल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि कई बार ऐसा टास्क इतना कठिन और इतना दुविधाजनक होता है कि उसको करना किसी जिंदा मेढक को खाने के बराबर होता है। फिर भी हमें बाकी आसान काम को टालकर ऐसे जरूरी कामों को सबसे पहले करना चाहिए। ये इतना जरूरी है कि ऑथर ने अपनी किताब का नाम ईट दैट फ्रॉग इसी चीज को ध्यान में रखकर रखा है। एक इंपॉर्टेंट टास्क जितना कठिन होता है उसके पूरा होने पर हमारा ब्रेन उतना ही एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे हम हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस की फीलिंग से भर जाते हैं। किसी भी काम को फोकस और कंसंट्रेशन से करने की हैबिट बनाने के लिए हमें 3Ds के फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। ये 3Ds हैं डिसीजन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। पहला, डिसीजन, किसी भी टास्क को पूरा करने की हैबिट को डेवलप करने का डिसीजन। दूसरा, डिसिप्लिन, हैबिट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल डिसिप्लिन से तब तक प्रैक्टिस करना जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। तीसरा, डिटर्मिनेशन, हैबिट के बनने तक उसको पूरा करने के लिए डिटर्मिन रहना। आइए अब पर्सनल प्रोडक्टिविटी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यह है क्लैरिटी। क्लैरिटी ही एक ऐसा रीजन है जो किसी सफल इंसान को कम समय में ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने का मौका देती है, क्योंकि लोग अपने लक्ष्य को लेकर इतने क्लियर होते हैं कि उसके लिए किए जाने वाले टास्क के बीच में डेविएशन की कोई जगह नहीं बचती। इसके विपरीत किसी भी तरह का वेगनेस और कंफ्यूजन हमारे मोटिवेशन को कम करता है और साथ ही प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देता है। ऑथर हमें किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने और उसे पूरा करने के लिए 6 स्टेप्स का एक सक्सेस फॉर्मूला बताते हैं। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। स्वयं से या अपने मेंटर के साथ बैठकर हमें अपने लक्ष्य के बारे में बात करके उसे निर्धारित करना चाहिए और उससे जुड़े हुए कामों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना चाहिए। हम अक्सर गैर जरूरी कामों को करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि जिस सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं शायद वो गलत दीवार के सहारे खड़ी है और हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। स्टेप 2, राइट इट डाउन। राइटर कहते हैं कि हमें अपने दिमाग की सोच को पेपर पे उतार देना चाहिए और अपने लक्ष्य को पेपर पर लिख देना चाहिए। कहते हैं हर वो लक्ष्य जो लिखा नहीं गया वो केवल एक तमन्ना मात्र है। स्टेप 3, सेट ए डेडलाइन। अपने लक्ष्य को हमेशा एक तिथि के साथ बांध कर रखें। अगर हम अपने लक्ष्यों पर बिना डेडलाइन के काम करते हैं तो हम उसे पूरा करने में खुद ब खुद प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। स्टेप 4, मेक ए कंप्लीट लिस्ट एंड ऑर्गेनाइज इट। अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगने वाली हर एक चीज को एक लिस्ट के रूप में उतार लें और इस लिस्ट से अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम को पूरा करने का प्लान बनाएं। यह हमें हमारे लक्ष्य को निर्धारित समय पर पूरा करने में मदद करता है। स्टेप 5, टेक एक्शन इमीडिएटली। 6 स्टेप फॉर्मूले का सबसे महत्वपूर्ण प्लान एक्शन लेना है। एक अधूरा प्लान जिस पर जान लगाकर काम किया गया हो वो किसी बेहतरीन प्लान जिस पर कोई काम ना किया गया हो से भी अच्छा है। स्टेप 6, डू समथिंग एवरी डे। किसी बड़े काम को पूरा करने का तरीका वही है जैसे किसी बड़े से बर्गर को खाना, हर बार एक छोटा सा बाइट जिसको चबा चबा कर खाया जाता है। उसी तरह बड़े टास्क को पूरा करने के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना आवश्यक है। ये किसी भी काम को पूरा करने के लिए जरूरी मोमेंटम को बनाकर रखता है। आइए अब आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? सोचिए, अगर आपके सामने एक बड़े हाथी के बराबर का केक हो तो आप उसे कैसे खाएंगे? उत्तर आसान है, 1 बाइट एट अ टाइम। शायद आप उसका कान जो स्ट्रॉबेरी केक का बना हो उसे पहले खाएं, फिर उसकी नाक जो बनाना केक के फ्लेवर में हो उसे खाएं। इस तरह करते करते पूरे हाथी को खाया जा सकता है। बस इसी तरह कोई भी बड़ा टास्क पूरा करने के लिए हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर पूरा कर सकते हैं। अब हमने बड़े टास्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, पर हर रोज इन छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा करने के लिए 6P फॉर्मूला यूज करना चाहिए। 6P फॉर्मूला कहता है
proper prior planning prevents poor performance. What does it say? It says proper prior planning prevents poor performance. यानी अगर हम हर आने वाले दिन को उस दिन के शुरू होने से पहले या पिछली रात में ही प्लान कर लें तो उस काम को हम कम समय में ही पूरा कर सकते हैं। एक रात से पहले ही आने वाले दिन में होने वाले कामों की लिस्ट तैयार करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात इस पर काम करके कई बार हमें अच्छे आइडियाज देता है, जिससे हमारा काम और तेज और बेहतरीन हो जाता है। अपनी काम की सूची बनाने के लिए सबसे पहले हमें भविष्य में किए जाने वाले सभी कामों की मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए। फिर उस मास्टर लिस्ट में से कुछ काम अपनी मंथली लिस्ट में डालने चाहिए, जिसे हमें इस महीने पूरा करना है। अपनी मंथली लिस्ट में से प्राथमिकता के अनुसार कामों को अपनी वीकली लिस्ट में डालना चाहिए और उसमें से सबसे अधिक प्राथमिकता वाले काम को डेली लिस्ट में डाल देना चाहिए। इस तरह से हम किसी भी बड़े काम की प्राथमिकता को आसानी से तय कर सकते हैं। पर्सनल इफेक्टिवनेस का सबसे बड़ा रूल है 10/90 रूल। 10/90 रूल कहता है कि यदि किसी काम को शुरू करने से पहले उसका 10% समय उसकी प्लानिंग और उसके ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाए तो उस काम को पूरा करने में 90% तक का समय बचाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं एक मैजिकल रूल की। यह रूल है 80/20 रूल, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो ने इस प्रिंसिपल को सबसे पहली बार 1895 में लिखा था। पैरेटो का मानना था कि कोई भी सोसाइटी दो तरह के लोगों से बनी होती है। पहले टॉप 20% वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं और बाकी के 80% लोग वो होते हैं जो काम को किसी तरह से करने में विश्वास रखते हैं। ये सिद्धांत हमारे दिन भर में किए जाने वाले कामों में भी उतना ही अर्थ रखता है। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में लगा 20% काम उसके 80% परिणाम को निर्धारित करता है। इसीलिए किसी भी काम को बेहतर बनाने के लिए हमें उसमें लगने वाले प्राथमिक 20% काम को पहचान कर उस पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती है। पैरेटो प्रिंसिपल से सबक लेकर हमें एक्टिविटी और अकम्प्लिशमेंट के बीच के अंतर को समझकर अकम्प्लिशमेंट्स की जगह पर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। इसके विपरीत ज्यादातर लोग दिन भर के 80% वो काम जो आसानी से पूरे हो जाते हैं उसे पूरा करके अकम्प्लिश्ड महसूस करते हैं, जिसके कारण उनके प्राथमिक 20% काम जो किसी काम की बेहतरी के लिए सबसे जरूरी है हमेशा पीछे छूट जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि सक्सेसफुल लोग लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। लॉन्ग टर्म थिंकर्स अक्सर शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस करके खुद को बड़े रिवॉर्ड के लिए तैयार करते हैं। आइए अब ऐसे मिथ के बारे में जानते हैं जिसे डेडलाइन कहा जाता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो डेडलाइन के दबाव में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सालों का रिसर्च इसे सही नहीं मानता। एक रिसर्च के हिसाब से डेडलाइन के दबाव में की जाने वाली गलती अक्सर डिफेक्ट को बढ़ावा देती है, जो आगे जाकर बड़े फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में सामने आती है। इसलिए राइटर का ये मानना है कि अपने काम को डेडलाइन से पहले खत्म करने की आदत हमारे काम की रफ्तार के साथ साथ उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करती है। अब समय है खुद से 3 सबसे जरूरी प्रश्न पूछने का। इन प्रश्नों के उत्तर हमें हमारी सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएंगे। पहला प्रश्न, हमारी हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी क्या है? यानी किसी टास्क को पूरा करने में लगने वाली एक्टिविटीज में से टॉप 20% एक्टिविटीज क्या हैं? दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा काम है जो केवल मेरे द्वारा ही पूरा किया जा सकता है और अगर उसे अच्छी तरह से पूरा किया जाए तो हमारे काम में विश्वसनीय अंतर लाया जा सकता है? तीसरा प्रश्न, इस वक्त मेरे समय का सबसे अच्छा प्रयोग किस काम के द्वारा हो सकता है? आइए अब एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि हमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ राइटर इसको एक अलग रूप में देखते हैं। राइटर का मानना है कि हर इंसान, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, प्रोक्रास्टिनेट करता है। फिर प्रोक्रास्टिनेट ना करने का सक्सेस से क्या रिलेशन? इसका उत्तर प्रोक्रास्टिनेशन करने के अंतर में है। जहां असफल इंसान जरूरी कामों में प्रोक्रास्टिनेट करता है, वहीं एक सफल इंसान गैर जरूरी काम में प्रोक्रास्टिनेट करते हुए जरूरी कामों पर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करता है। इस अंतर को हम प्रायोरिटी और पोस्टीरियरिटी में बांट सकते हैं। अगर हम हाई वैल्यू टास्क को प्रायोरिटी में रखते हैं और लो वैल्यू टास्क को पोस्टीरियरिटी में रखते हैं और पोस्टीरियरिटी में प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो हम सफलता की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। पोस्टीरियरिटी को प्रोक्रास्टिनेट करने के बाद ऑथर प्रायोरिटी को समझाने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्रायोरिटी को सेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। इस फॉर्मूले को ABCDE मेथड बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले टास्क को 5 भागों में बांटें, तो इसमें सबसे अधिक महत्व रखने वाले टास्क को A कैटेगरी में रखा जाए और सबसे कम महत्व रखने वाले टास्क को E कैटेगरी में। A टास्क मस्ट डू टास्क की कैटेगरी में आते हैं। इनको शुरू में रखा गया है।
बी टास्क शुड डू कैटेगरी में आते हैं, जो जरूरी तो होते हैं पर जिनको तुरंत न करने पर शायद हमारे लक्ष्य में ज्यादा फर्क ना पड़े। तीसरी कैटेगरी सी कैटेगरी के टास्क होते हैं, जैसे किसी दोस्त को फोन करना, काम के बीच में कॉफी और लंच ब्रेक लेना या कोई पर्सनल काम करना। इस तरह के कामों से हमारी वर्क लाइफ में कोई अंतर नहीं पड़ता। डी कैटेगरी टास्क ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी और को देकर करवा सकते हैं, इसे हम डेलीगेट की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो है ई कैटेगरी, ऐसे टास्क हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए कुछ की रिजल्ट एरिया होते हैं जिसके लिए हम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें अपने हर की रिजल्ट एरिया को एनालाइज करके एक ग्रेड देना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा की रिजल्ट एरिया हमारा कमजोर एरिया है। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य के पूरा होने में 7 की रिजल्ट एरियाज हैं, जिसमें 6 में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है पर 7वां हमारा कमजोर एरिया है, तो हमारे लक्ष्य की ऊंचाई हमारे 7वें और सबसे कमजोर एरिया पर निर्धारित होती है। प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने का सबसे तेज और अच्छा तरीका अपने की रिजल्ट एरिया में अच्छा बनना है। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने का तरीका अपनी प्रायोरिटी को पहचानना है। राइटर ने इस चीज को और आसान बनाने के लिए एक नया लॉ इजाद किया जिसको लॉ ऑफ 3 के नाम से जाना जाता है। अगर हम अपने काम की पूरी महीने की लिस्ट बनाते हैं और उसमें से केवल एक ऐसा काम चुनते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, तो हम इसको पहले टास्क के रूप में लिखेंगे और सबसे पहले पूरा करेंगे। अब पहले टास्क के बाद अगर कोई दूसरा टास्क है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो वो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आएगा। इन दोनों के बाद भी अगर कोई ऐसा टास्क है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो ये हमारा तीसरा टास्क होगा। इन 3 टास्क के अलावा हमें अपने बाकी सब टास्क को या तो किसी और से करवाना है या अपनी लिस्ट से ही हटा देना है। इस मेथड को लॉ ऑफ 3 के नाम से जाना जाता है। कई लोगों ने अपने जीवन में इस लॉ का प्रयोग करके अपने वर्क लाइफ बैलेंस को दोबारा बनाया है और उसके साथ ही अपनी प्रोडक्टिविटी को दुगना भी किया है। हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट की सबसे आवश्यक कड़ी वर्क लाइफ बैलेंस को बनाना है। जब हम अपने काम को सही समय पर खत्म कर पाते हैं, तो हम उन चीजों को और ज्यादा समय दे पाते हैं जो हमारे रिलेशनशिप और हमारी खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप के लिए अपने करीबियों के साथ फेस टू फेस बिताया गया टाइम सबसे जरूरी है। इस टाइम को फेस टाइम भी कहते हैं। अपने फेस टाइम को बढ़ाने के लिए हमने प्रायोरिटी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की विधि अपनानी चाहिए। सक्सेस का एक आवश्यक रूल ये है कि काम के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम और अपनों के साथ बिताया गया क्वांटिटी टाइम हमें वर्क लाइफ बैलेंस करने में मदद करता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें अपने फेस टाइम को बढ़ाने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस कब करना चाहिए। इसके जवाब में ऑथर पूछते हैं कि आपने रस्सी पर चलने वाले इंसान को बैलेंस करते हुए देखा है? एक छोर से दूसरे छोर जाते समय उसे कितनी बार बैलेंस करना पड़ता है? शायद हर समय। इसी तरह वर्क और लाइफ के बैलेंस को हम ऑप्शनल नहीं मान सकते। हमें हमेशा अपने काम और अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने के लिए सबसे आवश्यक काम है काम की क्वालिटी को बढ़ाना। इसकी शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है हर उस चीज को जिसकी हमें उस काम को पूरा करने में जरूरत है, काम की शुरुआत से पहले ही अपने पास रखना। इसके लिए हम एक कंफर्टेबल वर्क स्पेस बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। एक साफ सुथरा और कंफर्टेबल वर्क स्पेस हमें प्रोक्रास्टिनेट करने से रोकने के साथ साथ हमारे टास्क को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। काम की शुरुआत से पहले की तैयारी पूरी करने के बाद बहुत जरूरी है कि हम तुरंत काम की तरफ टूट पड़ें। अक्सर हम किसी काम को 100% ठीक करने की चेष्टा में कभी शुरू ही नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि उनका इस विषय में एक पर्सनल रूल है, किसी भी काम की तैयारी के बाद उसे 80% ठीक करो और 20% ठीक करना बाद के लिए छोड़ दो। कभी भी पहली बार परफेक्शन की चेष्टा मत करो। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक लंबे सफर की तरह होता है। किसी भी लंबे सफर पर चलने और लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा होती है डिस्ट्रैक्शंस। आइए अब ऐसे ही एक लंबे सफर तक पहुंचने की कहानी पर गौर करते हैं। कई साल पहले सहारा डेजर्ट के बीचों बीच अल्जीरिया नामक जगह से होकर ऑथर रेगिस्तान को क्रॉस कर रहे थे। 500 मील लंबे रेगिस्तान को पार करते समय रास्ते में ना कहीं पानी और ना किसी जीव का नामो निशान था। रेगिस्तान के चारों ओर बस रेत के टीले थे। कहते हैं इस रेगिस्तान को पार करने की चाह में करीब 1500 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। रेगिस्तान को पार करने के रास्ते में तूफान से रेत के ढेर भर जाते थे, जिससे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता खोकर लोग इधर उधर भटक जाते थे। इस कठिनाई से निपटने के लिए 55 गैलन के काले तेल के ड्रम हर 5 किलोमीटर पर रखवा दिए गए। अब हर यात्री को रास्ते पर चलते समय 5 किलोमीटर पहले और 5 किलोमीटर बाद तक का रास्ता समझ आ जाता था। 500 मील लंबे रेगिस्तान को पार करने के लिए अब हर किसी को बस 5 किलोमीटर आगे दिखने वाले तेल के ड्रम पर नजर रखनी थी
और एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी मंजिलों को पार करना था। किसी भी बड़े लक्ष्य के पीछे जाते समय हम भी अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। इस मुश्किल से निपटने का सबसे सटीक रास्ता है कि हम किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें और छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करते करते बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएं। अपने लक्ष्य से न भटकने का तरीका तो हमने सीख लिया, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है और प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ावा देती है। ये चीज है इनएबिलिटी। अगर हम अपने काम को पूरा करने में लगने वाली किसी स्किल में कमजोर पड़ते हैं तो हम बड़ी आसानी से उस काम को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी की स्किल्स को अपग्रेड करें। कहते हैं जिस समय हम अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना बंद कर देते हैं वो अपने आप खराब होना शुरू हो जाती हैं। अब हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं बहुत लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं हर इंसान अलग होता है और खुद में एक खास हुनर रखता है। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने हुनर को पहचाने, कोई ऐसी चीज जो वो बाकी लोगों से अच्छी कर सकता है और उस चीज को और बेहतर बनाते हुए बाकियों से बहुत आगे निकल सकता है। अक्सर ये वो चीज होती है जिसे करने में हमें कभी थकान या बोरियत नहीं होती और हम हमेशा इसे करना चाहते हैं। अपने हुनर को पहचानने के बाद भी कई बार किसी काम को करने में एक ऐसी चीज होती है जो उस काम को धीमा कर देती है। इस चीज को हम बॉटलनेक भी कहते हैं। हर टास्क को पूरा होने में कोई ना कोई बॉटलनेक जरूर होता है। हमें हर टास्क को एनालाइज करके चोक पॉइंट के बारे में पता लगाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अपनी पूरी एनर्जी लगाकर इसे खत्म कर देना चाहिए। इटालियन इकोनॉमिस्ट पैरेटो का 80-20 रूल हमारे जीवन की बाधाओं पर भी सटीक बैठता है। 80% बाधाओं का कारण हमारे अंदर की कमियों में छुपा होता है, जैसे हमारी पर्सनल क्वालिटी, हमारी एबिलिटी, हमारी हैबिट और हमारा डिसिप्लिन। केवल 20% बाधाएं ऐसी होती हैं जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। इसलिए हमें हमेशा आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है और उस पर सुधार के लिए काम करना चाहिए। आत्मविश्लेषण के साथ साथ हमें खुद के काम को पूरा करने के लिए दबाव बनाते रहना चाहिए। हर काम के लिए हम एक काल्पनिक डेडलाइन बना सकते हैं जिसे पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जान झोंक देनी चाहिए। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि काम के समय काम और आराम के समय आराम। इस कहावत का मकसद हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एनर्जाइज करने का है। अगर हम किसी भी तरह से थके हुए होते हैं तो वो थकान हमारी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डालती है। खुद को एनर्जाइज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को 2 या 3 नहीं बल्कि 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए खुद को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद पर काम करने के लिए दबाव डालना। एक अच्छी नींद, अच्छा खाना और थोड़ा व्यायाम हमें फिर से एनर्जाइज करने में हमेशा कारगर सिद्ध होता है। शारीरिक रूप से अपना ख्याल रखने के साथ साथ मानसिक रूप से प्रबल होना भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें खुद को पॉजिटिव थॉट प्रोसेसेस से भरना चाहिए। रिसर्च कहती है कि ऑप्टिमिज्म 4 तरह के व्यवहार से बनता है जिसको बार बार की गई प्रैक्टिस के द्वारा मजबूत किया जा सकता है। ये 4 तरीके हैं। पहला, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो। दूसरा, किसी भी परेशानी या सेटबैक में कोई ना कोई जरूरी बात जरूर छुपी होती है, हमें उसे जरूर समझना चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रॉब्लम पर फोकस ना करके हमें उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। चौथा, हमें हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना और बोलना चाहिए, यानी अपने पास्ट को याद करके परेशान होने की बजाय फ्यूचर में अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। अब समय है 21वीं सदी की दिक्कतों पर गौर फरमाने का। समय के साथ हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसे हम वरदान माने या अभिशाप, ये उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। ये चीज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए कई चीजों को बेहद आसान बना दिया है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया सिमट कर रह गई है और हम अपने हर चाहने वाले तक अपनी सुविधा के अनुसार पहुंच सकते हैं, फिर चाहे वो हमारा फिजिकल प्रेजेंस हो या किसी फोन कॉल के द्वारा हमारा वर्चुअल प्रेजेंस। टेक्नोलॉजी एक दोस्त की तरह हमारी जिंदगी में आई, लेकिन आज के दिन हम उससे हर तरफ से घिरे हुए हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट और चैट ऐप्स ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। टेक्नोलॉजी की इस वर्चुअल दुनिया से हमें अपने समय को एक बार फिर वापस पाने की जरूरत है। 80/20 रूल की मदद से हम टेक्नोलॉजी के जाल से बाहर निकल सकते हैं। रूल हमें यह बताता है कि ऑफिसेज में 80% ईमेल किसी काम के नहीं होते। बचे हुए 20% ईमेल में से 4% मेल ऐसे होते हैं जिन्हें शायद हमें तुरंत रिवर्ट करना पड़ता है और 16% मेल को हम बाद में रिवर्ट करने के लिए किसी फोल्डर में रख सकते हैं। हमें खुद को टेक्नोलॉजी के जाल से बचाने के लिए साइलेंट जोन बनाने की जरूरत है। हर दिन का कुछ ऐसा भाग जिसमें हम अपने मोबाइल, अपने ईमेल और अपने मैसेजेस से खुद को दूर रखेंगे। टेक्नोलॉजी से अपने समय को वापस पाने के बाद उस टाइम का सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन टाइम होने के बाद भी कई बार हम बड़े लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। कई बार इसका बड़ा कारण ये होता है कि हमें लक्ष्य इतना बड़ा लगता है कि उसके पूरा होने की संभावना बहुत छोटी लगने लगती है। इसके लिए हमें सलामी स्लाइस मेथड का प्रयोग करना चाहिए।
जिस तरह से सलामी को एक बार में पूरा नहीं खाया जा सकता, बल्कि एक बार में उसका एक स्लाइस काट कर खाना पड़ता है, उसी तरह किसी बड़े लक्ष्य को एक बार में पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका छोटा सा भाग लेकर हम एक निश्चित समय पर केवल उसके भाग को पूरा करने का निश्चय कर सकते हैं। जिस तरह से पूरे सलामी को छोटे छोटे भाग में काट कर खत्म कर सकते हैं, उसी तरह छोटे छोटे टास्क में परिवर्तित करके अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग में किसी काम को पूरा करने की जिद होती है, और जब भी हम किसी काम को शुरू करके उसे पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल को रिलीज करता है, जो हमें सेटिस्फैक्शन और एनर्जी से भर देता है। ऐसा देखा गया है कि हम जितना बड़ा टास्क पूरा करते हैं, हमारा दिमाग उतना ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करके हमें और बड़ा काम करने के लिए तैयार करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने काम को पूरा करने की जिद रखनी चाहिए। अपने लक्ष्य को छोटे भाग में बांटने और उसे पूरा करने की जिद लेने के बाद हमें उस छोटे टास्क को निर्धारित समय में पूरे फोकस और एनर्जी के साथ उसी तरह पूरा करना चाहिए, जैसा किसी स्विच चीज को पूरे फोकस के साथ एक बॉक्सर पंच करता है। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में और उनके अंदर रखी ममीज के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये पिरामिड बनाए कैसे गए? इसका एक सरल सा उत्तर है, 1 ब्लॉक एट ए टाइम। एक बार में एक पत्थर रखकर पूरे पिरामिड को बनाकर पूरा किया गया। हमारी लाइफ भी इसी तरह टाइम के ब्लॉक से बनी है, और हर एक लक्ष्य भी छोटे छोटे टास्क ब्लॉक से बना होता है। अपने टाइम ब्लॉक को निर्धारित करके अगर हम अपने टास्क ब्लॉक को उस निर्धारित टाइम में पूरा करने का निश्चय करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी टाइम स्लॉट के लिए खुद को अपॉइंट कर सकते हैं और डेली टाइम ट्रैकर भी बना सकते हैं। अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि उस काम को करने में हम पूरी तरह से माहिर हैं या नहीं। अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि उस काम को करने में हम पूरी तरह से माहिर हैं या नहीं, क्या हम में सारी काबिलियत है या नहीं, क्या हमारे पास सारे साधन हैं या नहीं। इसके विपरीत ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने की शुरुआत होनी चाहिए, भला ही उसको पूरा करने के लिए उस समय हमारे पास हर एक चीज ना हो। ऑथर कहते हैं कि हमें डू इट नाउ की फिलॉसफी पर काम करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि सही समय कभी नहीं आता। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम किसी काम को करने में सेंस ऑफ अर्जेंसी का प्रयोग करते हैं, हम कुछ समय बाद एक नई मेंटल स्टेट, जिसे फ्लो कहते हैं, में आ जाते हैं। ये ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें हम किसी भी काम को और भी ज्यादा क्लैरिटी, फोकस और क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा फ्लो की मेंटल स्टेट में रहने का होना चाहिए। फ्लो की स्टेट में हम फोकस्ड एफर्ट डालते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस को 50% तक बढ़ा सकता है, जबकि डिस्ट्रैक्टेड एफर्ट से हमारी परफॉर्मेंस और हमारी ग्रोथ 500% तक कम हो सकती है। आशा करता हूँ कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस और फेस टाइम के कॉन्सेप्ट को अपनाकर हम अपनी लाइफ में अपने काम और अपने रिलेशनशिप को और अधिक ग्रो कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट रीड।